बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल 5.8 एंगुलर मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर मोशन में हमने ये देखा था कि मोमेंटम बहुत अहम रोल प्ले करता है लीनियर मोशन की स्टडी के लिए। हमने ये देखा था कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उस सूरत में उसके मोमेंटम में चेंज आती है, और हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के बराबर भी कहा था, यानी न्यूटन सेकंड लॉ को हमने मोमेंटम की टर्म में भी बयान किया था। तो आज हमारा काम है एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह लीनियर इक्वेशंस को हम एंगुलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी फैशन में हम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, और ये लाजमी तौर पे लीनियर मोमेंटम से लिंक करेगा, रिलेट करेगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है। अब अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो और किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी वो v है, तो इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv के बराबर होगा। लेकिन जब ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ बंधा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मोमेंटम हर पॉइंट पर चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज a particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it is so moves that its angular position changes relative to the reference axis। यानी हमारे रेफरेंस एक्सिस के साथ इसकी एंगुलर पोजीशन मुसलसल तब्दील हो रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। एंड एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन बाय अ सिंबल L और डिफाइन किया जाता है R क्रॉस P। यानी ये हमारे पास अगर R है और इसका मोमेंटम P है तो उस सूरत में ये R क्रॉस P होगा। क्रॉस प्रोडक्ट है R और P की, और इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन फिर परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P। और राइट हैंड रूल से जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, आइदर इट इज़ आउटवर्ड और इनवर्ड, अगर ये बॉडी इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P के बराबर होगा। अब अगर हम R क्रॉस P को हल करें तो ये R P साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर होगा। एन यूनिट वेक्टर कैन बी डिफाइंड बाय राइट हैंड रूल, और वी नो दैट P इज इक्वल टू mv। तो L हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू R इंटू mv साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें कि R और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज V इज अलोंग द टेंजेंट, और अगर V अलोंग द टेंजेंट है तो इसका मतलब ये R के परपेंडिकुलर होगा। V अलोंग द टेंजेंट है तो MV भी अलोंग द टेंजेंट होगा, तो इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास L इज इक्वल टू MR इंटू V रह जाएगा। अब MRV को अगर हम जानते हैं, चूँकि लीनियर मोशन में हम V से अगर किसी भी बॉडी को लेबल करते हैं या उसकी वेलोसिटी बयान करते हैं, तो चूँकि ये अब सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन है तो हमें V की बजाय ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। एक पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हम R ओमेगा लिख सकते हैं, तो L विल बी इक्वल टू MR स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। और ये हमारे पास टर्म MR स्क्वायर, पिछली वीडियो में हमने इसको डिफाइन किया था, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वी कैन राइट इट एज L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन जाता है। अब इस एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले को और अगर हम P के फार्मूले को, यानी लीनियर मोमेंटम mv के फार्मूले को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं कि v का जो काउंटर पार्ट होगा ओमेगा होगा, m का काउंटर पार्ट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, तो इसका मतलब P का जो काउंटर पार्ट होगा वो L होगा। तो वी कैन से दैट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमेट्रिकल इक्वेशन है। जस्ट इसमें तमाम टर्म्स लीनियर मोशन की हैं और इसके अंदर तमाम टर्म उनके एंगुलर काउंटर पार्ट लिखने से हासिल हो जाती है। जिस तरह हम इक्वेशंस मुख्तलिफ लिखते थे, S इज इक्वल टू वी टी की जगह पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख देते थे, इसी तरह हम P से डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। या हम L से अगर P को कैलकुलेट करना चाहें तो हम बड़ी आसानी से इसका काउंटर पार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास के मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब अगर ये बॉडी एक पार्टिकल की बजाय एक रिजिड बॉडी हो तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होगी, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक इर्रेगुलर बॉडी है, इसकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी इसके हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी। अगर ये m1 है और ये r1 है, इसी तरह ये mn है और ये rn है और हमारे पास बहुत सारे इसके हिस्से हैं, तो उस सूरत में जस्ट क्या होगा कि हमारे पास अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया L1 एक पार्टिकल के लिए करना चाहूँ तो वो I1 ओमेगा 1, L2 I2 ओमेगा 2, इसी तरह करते करते Ln इज इक्वल टू In ओमेगा n होगा। फिर हम जब इन सब को ऐड करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास I1 ओमेगा 1, या चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सारे कांस्टेंट हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में ये नहीं हो सकता कि m2 m1 से आगे गुजर जाए या वो m2 m1 के पीछे रह जाए। तो इसलिए हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो m1 का एंगुलर वेलोसिटी है वही mn की भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू In इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास सिग्मा mi ri स्क्वेयर इंटू ओमेगा लिख दें तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी हासिल हो जाता है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर रिजिड बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी बॉडी का चेंज होगा तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से भी एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है। अब हमारे पास जो रोटेशन होती है वो दो तरह की हो सकती है। अब हमारे पास जो रोटेशन होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक में हम कहते हैं कि एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है और वो एक्सिस उस बॉडी से बाहर लोकेट कर रहा है। मतलब ये जैसे ये बॉडी है, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है जबकि एक्सिस बॉडी से बाहर है। एक और तरह की भी मोशन होती है जिसको हम स्पिन का नाम देते हैं। यहाँ पे जैसे इस बॉडी के अंदर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी जब रोटेट करेगा तो ये स्पिनिंग कहलाएगी। जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक जो स्केटर है वो अपने स्केट के ऊपर स्पिन कर रहा है, तो इसको हम स्पिन मोशन का नाम देते हैं। और जब वो मूव करता हुआ इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, या एक गाड़ी राउंड करती है किसी कॉर्नर पर, तो उस सूरत में उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। तो ऐसी सूरत में पहली हमारे हालत में जब वो अपने स्केट के ऊपर स्पिन कर रहा है, उसको हम स्पिनिंग मोशन कहेंगे। उस वक्त जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और जब बॉडी एक सर्कल पर मूव करती है, इस तरह की उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास नहीं करता, यानी उस बॉडी में से पास नहीं करता, तो उस सूरत जो उसकी मोशन होगी वो ऑर्बिटल मोशन होगी और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसको हम आमतौर पे LO से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और LS से स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बयान कर देते हैं। हमारे पास जो फार्मूला उसका दोनों सूरतों में I ओमेगा के बराबर ही रहेगा। अगर यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है तो उस सूरत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू दैट स्पिन होगा, और
अगर वो ऑर्बिटल मोशन है तो उस सूरत में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मुताबिक लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ज़मीन सूर्य के गिर्द घूम रही है तो ज़मीन की मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहेंगे, और उस वक्त जो हम उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करेगा। जबकि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, उस वक्त वो एक रिजिड बॉडी के तौर पे यानी एक स्फीयर के तौर पे लेंगे, तो उस वक्त जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं वो एक स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अंदर से ही पास कर रहा होगा। तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, और अल्टीमेटली जो हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर देखा जाए तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोशन की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास इसी तरह जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम राइट हैंड रूल के साथ जिस तरफ रोटेट कर रहा होगा उस तरफ उंगलियों को कर्ल करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम उसका डाउनवर्ड हो जाता है। बिल्कुल वही डायरेक्शन होगी जो कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इससे भी आप राइट हैंड रूल कर सकते हो। तो आर क्रॉस पी का मतलब ये है कि आर के अलॉन्ग आपको हाथ की उंगलियों को सीधा करेंगे, ये हमारे पास आर की डायरेक्शन होगी, और इसको हम रोटेट करेंगे वी की तरफ या पी की तरफ, तो उस सूरत में ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस फार्मूले से भी हासिल हो सकती है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। होप आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया हो गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंगुलर मोमेंटम के हवाले से अब इसका अगला हिस्सा हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हवाले से। अगर हम देखें तो वहाँ पे हम डिफाइन करते थे कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हवाले से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो उस सूरत में टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये लाजमी तौर पे ये भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से ही बात होती है कि हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिस पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रही, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उन तमाम का टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन कब? व्हेन टॉर्क इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी इस पर एक्ट ना करे। एक बॉडी दूसरी पर एक्ट कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, दूसरा पहली पर फोर्स लगा सकता है, लेकिन उनकी इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा बॉडी जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा या कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम जिस तरह अक्सर जगहों पे किसी वैल्यू को कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू चेंज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक वैल्यू बढ़ रही हो, दूसरी वैल्यू उसी रेशो से कम हो जाए तो वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती हैं। तो वी कैन से दैट अगर किसी भी सिस्टम पर पहले उसका मोमेंटम I1 ओमेगा 1 हो और उस पर कोई चेंज उसके अंदर इंटरनली चेंज आ रही है, तो और बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2 हो जाए, यानी आइदर बाय चेंजिंग ओमेगा और बाय चेंजिंग I, तो लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर एक्ट नहीं कर रहा तो हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। जैसे आप कहते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसको बाद आप लिख देते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2,
तो बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर एनी चेंज वो सेम रहे। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ओमेगा चेंज करें किसी तरीके से, हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि जब एक डाइवर डाइव करता है इनटू द पूल फ्रॉम द बोर्ड, डाइविंग बोर्ड से जब वो जंप कर रहा है तो जंप करने के साथ वो पहले यहाँ से जैसे ही जंप करेगा तो अगर वो अपने जिस्म को ऐसे ही रखेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से मूव करता हुआ पानी में गिर जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इस तरीके से जंप करता है एट सर्टेन एंगल और अपने बॉडी को इस तरीके से कर्ल कर लेता है, यानी अपने बॉडी को इस तरह मोड़ लेता है। जब वो इस तरीके से मोड़ता है तो असल में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है तो वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट उसको मिलना शुरू हो जाती है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। पहले क्या था, वो पूरे पाथ के दौरान तकरीबन हाफ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द टोटल सर्कुलर पाथ था। लेकिन जैसे ही उसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया तो बगैर किसी एक्सटर्नल टॉर्क के वो रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट लेना शुरू कर देता है। वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। वजह क्या हुई कि उसने अपने बॉडी को जब बेंड किया तो उसका रेडियस कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये उसकी एक एग्जांपल कही जा सकती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम ले कि फ़र्ज़ करें कि एक टर्न टेबल है, उसके ऊपर एक हमने बीकर रखा हुआ है, बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी है, वो उसको हम रोटेट करते हैं और रोटेट करते हुए ख़ास स्पीड पर जाके हम छोड़ देते हैं। और अगर एज्यूम कर लें कि वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस होने का मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करता रहेगा। बीकर में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसके अंदर ऐड करना शुरू कर देते हैं तो हम देखेंगे कि उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मास जैसे ही बढ़ रहा होगा तो जब मास बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम देखेंगे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही एक रिजल्ट कहा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की एक और रिजल्ट मिलता है वो ये होता है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क। हम कहते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क काजेज इट टू डू सो। यानी अगर एक बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रहा है तो उसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। तो इसका मतलब ये है कि हर बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी मेंटेन रखता है और ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही हमें हासिल होता है। दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ एज इट मूव्स अराउंड द सन। अब चूंकि ज़मीन के गिर्द सूरज घूम रही है तो वो एक ख़ास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है। नो अदर साइजेबल टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ बिकॉज द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द पुल ऑफ द सन। अब उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो यानी जो सिस्टम बन रहा है वो अर्थ और सन का बन रहा है। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द यूनिवर्स अराउंड अस। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन सूरज के गिर्द एक ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, जो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम अपने इर्द गिर्द की यूनिवर्स देखें उसके मुताबिक रेफरेंस एक्सिस चेंज नहीं होता। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही हम अखज़ कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये छोटा सा आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।